Hello everyone, welcome back to the channel. So if you're new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me along with my team teachers who are from classes 9 to 12 all subjects. तो आज हम करने वाले हैं civics का अगला लेसन चैप्टर नंबर 4 which is electoral politics. ठीक है, जिसका हमारा पहला टॉपिक होने वाला है what makes an election democratic. तो ये जो वर्ड है इससे आप क्लास 7 से फेमिलियर है कि नहीं? तो डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी, विच मीन्स कि मोनार्की सिस्टम नहीं रहने वाला है, हम वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हु आर 18 एंड अबव हैव राइट टू वोट एंड कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो अब इलेक्शन डेमोक्रेटिक होगा ये कैसे पता चलेगा, और इलेक्शन डेमोक्रेटिक होना चाहिए ये कैसे पता चलेगा, और इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कौन कौन से पॉइंट्स बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू। देखिए, एक पर्सन एक ही बार वोट दे सकता है और उसकी वैल्यू भी कितनी काउंट की जाएगी? वन। ऐसा नहीं कि आपने एक बार वोट दिया तभी हमारे फिंगर्स पर मार्क लगाया जाता है। जब भी हम वोट देके, आपने देखा होगा मम्मी पापा जब वोट देके आते हैं तो उनके फिंगर्स पे मार्क रहता है, वो निशानी रहती है कि आपने वोट दे दिया है, दोबारा कास्ट आप नहीं कर सकते, और उसकी वैल्यू भी कितनी गिनाई जाती है? वन। Parties and elections should be free to contest elections and should offer some real choice to voters. अब जितने भी पार्टीज हैं, अब एक पार्टी तो रहती नहीं है डेमोक्रेसी में, अगर एक पार्टी होगी तो वो तो डिक्टेटरशिप या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाएगी। तो जैसी ही पार्टीज क्या है, बहुत सारी डिफरेंट रहती हैं और सभी को फ्री राइट दिया जाता है कि आप आ सकते हैं, इलेक्शन की टिकट ले सकते हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं। और सभी पार्टीज को एक अच्छी अच्छी चॉइसेस वोटर्स को देनी चाहिए ताकि वोटर्स भी आसानी से चॉइस कर पाए कि उनको किसको वोट देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप इलेक्शन के दौरान देखेंगे कि बहुत सारे नेता लोग बहुत बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये रियल चॉइस दी जाती है वोटर्स को कि भाई वोटर्स को भी आसानी हो ना कि इतनी सारी वैरायटी है, चूज किसमें से करनी है, व्हाट इज गुड फॉर देम। बट अल्टीमेटली वो यहाँ पे भी करप्शन होता है, वो पैसे तो ले लेते हैं, पैसे भी बांटे जाते हैं, आप हमें वोट दीजिए, अल्टीमेटली उनको वोट मिलता भी नहीं है बिकॉज हु नोज यू आर गिविंग टू वोट टू हिम whom। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली। अब देखिए, एक ही नेता या मान लीजिए एक बार इलेक्शन हुआ और वही 15 साल 20 साल चले जा रहे हैं, उसके घिसे पिटे रूल्स, कोई न्यू आइडियाज नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम नहीं चलता है। इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए विच इज 5 years इन इंडिया। टेन्योर कितना होना चाहिए? 5 years का। कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर डेमोक्रेसी का बेसिक रूल फॉलो होना चाहिए कि भाई जिसको लोगों ने चूज किया है उसी को इलेक्ट किया जाना चाहिए, ना कि किसी और को। इट शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। अब देखिए, फ्री होना चाहिए यानी कि जितने भी लोग हैं वो फ्री होने चाहिए कि वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, चाहे ए बी सी कोई भी हो, किसी को भी वो वोट दे सकते हैं, अपने पसंदीदा पार्टी या कैंडिडेट को। और फेयर मैनर में होना चाहिए यानी कि कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हालांकि होती है चीटिंग, जैसे कि कई पार्टीज या नेता लोग क्या करते हैं, पैसे प्रोवाइड करते हैं वोटर्स को कि वो उनको वोट दे, और इस तरीके की पोलिंग बूथ्स को शिफ्ट कर देना, इस तरीके की स्ट्रैटेजीज चलती रहती हैं। तो लेकिन इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए, तभी असली मायने में वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाता है। अब हम टाइप्स ऑफ इलेक्शन को डिस्कस करेंगे। देखो, इलेक्शन क्या होता है ये तो पता है ना आपको कि जिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। ठीक है, हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला हो गया भाई जनरल इलेक्शन, जो कि लोकसभा विधानसभा में किया जाता है, एंड इसमें सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन्वॉल्व रहती हैं। दूसरा हो गया हमारा बाय इलेक्शन, इसमें कोई आपातकालीन स्थिति में जब इलेक्शन करना पड़े, बाय चांस कोई एमएलए है या कोई भी मिनिस्टर है, वो अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसको रिजाइन करना पड़ता है या फिर उसमें कोई केस हो जाता है जिससे कि उसको निकाल दिया जाता है उस पोस्ट से, तो उस सिचुएशन में कोई अपने मन से कोई चीज इलेक्ट नहीं होती, फिर से सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में वापस से इलेक्शन किए जाते हैं। फिर हो गया इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिवीजन ऑफ द कंट्री। तो जब हमारे
देश में इलेक्शन होते हैं तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये दो तो टाइप्स ऑफ इलेक्शन हो गए एंड ये टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। ओके, तो अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है कि जब हम एक देश को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा देश है, इस देश में अगर इलेक्शन होना है तो हम इसको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देंगे। तो यही एरियाज क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स लिस्ट निकाली जाएगी, फिर वोटिंग प्रोसेस होगा। तो एक होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लाइक लोकसभा की सीट मेंशन की गई है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ईच स्टेट का एक एक स्पेसिफिक नंबर होता है। जैसे कि अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा सीट्स हैं 11 एंड राज्यसभा सीट्स हैं 5। तो हर एक पर्टिकुलर स्टेट का अपना, ये एक जनरल नॉलेज की बात हो गई, आपके बुक में है नहीं है, बट स्टिल कि हर एक स्टेट का अपना एक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व रहता है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में है 11 एंड राज्यसभा में 5 किसकी सीट्स हैं, छत्तीसगढ़ की सीट्स हैं। तो ये हो गया इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्वेशन की जो एसटी एससीज के लिए, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए जो सीट्स रिजर्व होती है उसे हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा होगा वोटर्स लिस्ट। अब हमने ये तो मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था कि हर कोई वोट नहीं दे सकता, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत हम वोट देते हैं, यानी कि जो भी 18 एंड अबव होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, बीट इट विमेन और मेन, वही लोग वोट दे सकते हैं। सो लिस्ट ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, सो वोटर्स लिस्ट में वो एक लिस्ट तैयार की जाती है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारा इंडिया है मान लीजिए, तो इस इंडिया को इलेक्शन के दौरान डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। तो मान लीजिए ये इंडिया है, तो इस इंडिया को ना हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं इलेक्शन के दौरान। तो इस हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लिस्ट जारी होती है कि भाई कौन कौन लोग हैं वो उस एरिया में जो एलिजिबल है वोट देने के। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब इलेक्शन का समय आता है उससे 45 डेज पहले आचार संहिता लग जाता है, आपने देखा होगा। और इस दौरान आपके घर में सर्वे होता है, उस समय लोग आते हैं, वोटर आईडी आपके घर में ही बन जाती है, कई लोगों की कॉलेजेस में बनाई जाती है। तो वोटर आईडी बनाई जाती है और वोटर्स की लिस्ट तैयार की जाती है कि भाई ये बंदे लोग हैं, एलिजिबल हैं इन लोग वोट देने के। इस हिसाब से फिर एक सर्वे भी तैयार किया जाता है कि भाई मान लीजिए 100% लोग हैं, तो उसमें से ईयर 2021 में कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया, मान लीजिए 60% ने दिया। फिर 2022 में कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया, मान लीजिए 70% लोगों ने दिया। तो इस हिसाब से फिर वोटर्स लिस्ट से ही सर्वे भी तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए बिग बॉस वाला नॉमिनेशन को आप याद करिए क्या होता था उसमें। लोग बिग बॉस तो ऑब्वियसली देखा ही होगा आप सबने, या तो स्प्लिट्स विला या कुछ भी एमटीवी का शो। तो नॉमिनेशन मतलब क्या होता है कि हमें चुनना रहता है लोगों को, ठीक है। मतलब दे विल बी आउट एंड दे आर इन द डेंजर जोन, बट इसमें कोई डेंजर जोन होता नहीं है। तो एनीवन हु कैन बी वोटर कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। देखो वो अगर वोटर है कोई कैंडिडेट तो वो नॉमिनेशन दे सकता है अपना इलेक्शन में खड़े होने के लिए, यानी वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और उसे टिकट मिल सकती है इलेक्शन में खड़े होने के लिए। मिनिमम एज इज 25 ईयर्स। अब हर कोई भाई 18 साल का बच्चा बोलेगा मैं बनूंगा, देश को संभालूंगा, 20 साल के लोग बोलेंगे नहीं। तो उसकी मिनिमम एज रखी गई है भाई 25 साल के आप मिनिमम होने चाहिए या उससे ऊपर, तो ही आप एक कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट बन सकते हैं। अब इलेक्शन कैंपेन क्या होते हैं, देखिए कैंपेन का मतलब क्या होता है ना कि
डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम इसको बोल सकते हैं कि इलेक्शन के दौरान आप देखेंगे बहुत जगह पे बोर्ड्स वगैरह लगे रहते हैं, अपना वोट सावधानी से दें, हमें दें, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे पोस्टर्स लगते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस बनाए जाते हैं, लोगों को खाना पीना खिलाया जाता है पूरे 45 दिन तक ताकि एंड में लोग वोट उन्हें दें। तो ये सारी कैंपिंग के टेक्टिक्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। इट टेक्स प्लेस फॉर 2 वीक, मतलब कि वैसे तो 2 हफ्ते की बात की गई है कि भाई 2 हफ्ते तक कैंपिंग होती है, बट लोग 1 महीने पहले से लग जाते हैं कैंपिंग करने में, अपने क्या बोलते हैं उसको, पार्टी को आगे बढ़ाने में। फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ द पोलिंग। सो इलेक्शन कैंपिंग के जो फाइनल कैंडिडेट्स होते हैं और डेट ऑफ पोलिंग होती है उससे 2 हफ्ते पहले से जोरों शोरों से इलेक्शन कैंपिंग चालू रहते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, कि इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक कैसे हैं। इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। देखिए इलेक्शन कमीशन जैसे कि डिफेंस को डिफेंस मिनिस्ट्री हैंडल करती है, एजुकेशन को एजुकेशन मिनिस्ट्री हैंडल करती है, वैसे ही इलेक्शंस को इंडिया में इलेक्शन कमीशन हैंडल करती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो कमिश्नर होता है यानी कि इलेक्शन कमीशन का ईसी का जो कमिश्नर होता है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। बट वंस अपॉइंटेड सीसी इज नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। देखिए अब एक बार आपने हमें अपॉइंट कर दिया, अब हम आपको आंसरेबल नहीं है। तो एक बार अगर कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो ही और शी इज नॉट आंसरेबल नीदर टू द गवर्नमेंट नॉट टू द प्रेसिडेंट, बिकॉज भाई अगर कुछ भी घोटाला वो हमने अपनी तरफ से किया था। इफ गवर्नमेंट अगर फ्री एंड फेयर नहीं हो पाया या पोलिंग में कुछ दिक्कत हुई, काउंटिंग में दिक्कत हुई, तो ही और शी इज नॉट आंसरेबल टू गवर्नमेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, देखिए रिजल्ट तो सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, फिर चाहे आप फेल हो या पास। अगर अभी भी आपने पढ़ना चालू नहीं किया तो आपका पास होना थोड़ा मुश्किल है, कर लीजिए पढ़ना चालू। तो इलेक्शन के आउटकम को भी नेताओं को, बहुत मंत्रियों को एक्सेप्ट करना चाहिए विद द मोरालिटी एंड विद द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी, कि भाई ठीक है हमने नहीं जीता, किसी और नहीं जीता, कोई बात नहीं। लेकिन कई लोग इसको क्रिमिनल माइंडसेट की तरह ले लेते हैं एंड जो जीती हुई पार्टी रहती है उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करना चालू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत होती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अ टास्क। देखिए फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना सीरियसली इज अ टास्क, क्योंकि जिन पार्टीज, कोई ऐसी पार्टीज रहती है जो बहुत ज्यादा करप्टेड रहती है, उनके पास फंड्स भी ज्यादा होते हैं, तो लोग पैसा खिला देते हैं लोगों को वोट देने के लिए। वो अलग बात है कि लोग आखिरी में धोखा दे देते हैं, तो लोग पैसे खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत चीजें करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में भी इंडल्ज रहते हैं कि ताकि उनको वोट मिल जाए। बट वहीं जो स्मॉल पार्टीज है जो जेन्युइन है, करप्टेड नहीं है, उनके पास फंड्स भी छोटे होते हैं, इसीलिए वो उतना ज्यादा इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने एक रफ फिगर दिया हुआ है कि आप एक इलेक्शन में 25 लाख से ज्यादा कैंपेन में खर्चा नहीं कर सकते, बट स्टिल लोग उससे ज्यादा ही कर देते हैं क्योंकि करप्शन का पैसा होता है इसीलिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में।